गद्दारी सूट को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। गद्दारी सूट को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। हमने भीजा भाव के लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, हमने भीजा भाव के लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। तो आप उस कार्य क्षेत्र से आए हैं और आप महाराष्ट्र के वासी हैं, जिसमें महान संत नामदेव जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जिनको हम पंजाब में भी याद करते हैं उनकी हर तिथि पर, और डॉक्टर अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, ऐसे लोग जिनको देश में याद किया जाता है, जिन्होंने समाज को तब्दील करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए अपने जीवन में बहुत काम किया, रचनात्मक काम किया, लिखा भी और अमली प्रैक्टिस में भी, अमली जीवन में भी बड़े उन्होंने काम किए। तो ऐसी महान धरती को और आप सबको मैं पंजाब की ओर से, यहाँ से पूरे 2000 किलोमीटर दूर हम रहते हैं, वो गुरु नानक देव जी की धरती है, जिन्होंने कंपाइल किया संत नामदेव जी की वाणी को, संत तुकाराम जी की वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया, और गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, किसानों के लिए पूरी जिंदगी लड़के शहीद होने वाले, उनको जमीन का मार्ग बनाने वाले बंदा सिंह बहादुर, जो नवेड़ से ही भेजा था जिनको गुरु गोविंद सिंह ने, और शहीद भगत सिंह बाबा के साथियों की धरती, जिनमें शहीद राजगुरु भी शामिल है, उनकी ओर से मैं आप सबको और इस धरती को लाल सलाम पेश करता हूँ। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा वक्ता कभी नहीं रहा जो बड़े जोर से ऐसा भाषण कर सकूं कि जिन पर लोग तालियां बजाएं। मैं बात कर सकता हूँ, ऐसा भाषण मेरे लिए मुश्किल होता है, और हाल में बोलना मेरे लिए आसान होता है। सड़क पे दूसरे तरीके से बात होती है, जब बैरिकेड तोड़ने हैं, जब लड़ना है, जब पुलिस के साथ भिड़ना है, तो दूसरे किस्म की बात पे दूसरे तरीके से। जहाँ पर कुछ बात आराम से, जैसे काम राजा राम जी ने किया, लंबी बात आपसे पूरे कानूनों के बारे में, सबके बारे में, और जैसे 7 दिन में जो हमने सुना और देखा, जो 3 संगठन, किसान संगठन इस यात्रा को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिनमें श्रम क्षेत्रकारी संगठन है महाराष्ट्र के, सत्य क्षेत्रकारी सभा है, और ऑल इंडिया किसान महासभा के साथी हैं, वो हमको बहुत सी जगह ले गए, हमने उनको सुना, हम बोले भी। तो इन सबसे काफी नई जानकारी हमको भी मिली है। कुछ बातें हमने लोगों से बताई, लोगों को, कि कैसे हमने संघर्ष शुरू किया, क्योंकि जर्नलिस्टों से शुरू करके आम लोगों तक एक बड़ी इस बात को काफी हैरानी से देखा जाता है कि ये कैसे हो गया कि 2 दिन दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की काल थी किसान संगठनों की, 26 और 27 नवंबर 2020 दिल्ली चलो, सिर्फ 2 दिन के लिए कहा था। लीडर लोगों का फैसला 2 दिन का था, मगर ये कैसे हो गया कि पंजाब के किसान 2 दिन की तैयारी करके नहीं आए, वो 6 महीने की तैयारी करके चले। ये बात लीडर लोगों को भी पता नहीं, और लीडर लोगों का फैसला था, ईमानदारी से हाल में बैठे हैं, बात करते हैं, हमारे संगठनों का फैसला था कि जहां हमको रोका जाएगा वही हम रुक जाएंगे, हम किसी किस्म का कोई टकराव मोल नहीं लेंगे, और 2 दिन सरकार इजाजत देगी तो 2 दिन के बाद प्रोटेस्ट करके लौटेंगे, क्योंकि उससे 2 महीने पहले से 1 अक्टूबर से हमने पंजाब बंद भी किया सितंबर में, अक्टूबर में 1 महीने, मतलब अक्टूबर से शुरू करके पूरा रेलवे ट्रैक जाम करके हम उस पर बैठे थे। अब कोई संकेतक आंदोलन, कोई सिंबॉलिक एजिटेशन
के मूड में नहीं थे। जब बैठ गए रेलवे ट्रैक पर तो बैठ गए, फिर वहां शामियाने लगे, वहां पर मैट बिछे, वहां पर लंगर शुरू हुए और हर ट्रैक पर दिन में हजारों लोग और रात को सैकड़े लोग वही सोते थे, वही खाते थे। तो 2 महीने के बाद ही ये फैसला हुआ कि पंजाब में बैठने से मोदी सरकार पर दबाव नहीं पड़ेगा, तो दिल्ली चलो। और दिल्ली चलो इसके लिए 2 महीने अंदर खाते किसानों के लीडरों से भी चोरी करके तैयारी की थी। एक एक गांव से राशन इकट्ठा हुआ, डीजल के लिए पैसे कलेक्ट हुए, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर और हर वो चीज जो घर में चाहिए थी वो ट्रालियों में लोगों ने भर ली। पर लोगों को लीडरों की इस बात पर पूरा मतलब मानिए कि विश्वास नहीं था कि हम जाएंगे और 2 दिन के बाद लौट आएंगे। लोगों के अंतर्मन में ये बात थी कि यह लड़ाई लंबी चलेगी और जैसे कि इतिहास में होता है लोग ही ठीक साथ हुए। वो 2 दिन की बजाय अब 10 महीने हो जाएंगे, 26 इस मतलब मान लो महीने हम तो दिल्ली आए हुए और पंजाब में आंदोलन शुरू हुए, पूरा साल हो जाएगा। इस पर वो लोग पूछते हैं कि आप खाते क्यों नहीं, आपको परेशानी क्यों नहीं हुई? 600 लोगों की जान चली गई है, फिर भी और लोग बोलते हैं, खुद मीडिया बोलता है सरकार नहीं मानेगी, आप कुछ नहीं करो। तो इसके बावजूद भी आपके हौसले पस्त क्यों नहीं होते? आपको क्यों नहीं लगता कि ये एजुकेशन आप जीत नहीं सकेंगे? इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। आप सब जानते हैं कि हम बॉर्डर की स्टेट है, आज नहीं 47 के बाद नहीं, बहुत पहले से हिंदुस्तान पर कोई भी हमला होता था तो उसका एक ही रास्ता था, वो पंजाब से होकर आता था। पंजाब पूरा, बीच में पाकिस्तान में पंजाब है, जो हिंदुस्तान में पंजाब है, साथ में हरियाणा। दिल्ली तक आने का एक ही रास्ता था प्रदेश से, क्योंकि उत्तर की ओर हिमालय है, उसको पार नहीं पहुंच कर सकती थी। दक्षिण में समुद्र है, इससे भी आना था पॉसिबल नहीं था। तो यही होता था कि अफगानिस्तान से होकर हर हमलावर पंजाब से होकर गुजरता था और हम बार बार हर हमले में तबाह होते थे, उजाड़े का शिकार होते थे पंजाब के लोग। इससे हमारी आदत हो गई कि मैं साउथ में आया तो मैं देखता हूँ एक थाली में जब खाना खाने बैठते हैं बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी दाल सब्जियां, कई चीजें। ये हमारा कल्चर नहीं है पंजाब वालों का। और बड़े आराम से लोग बैठ के खाते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, बिना किसी चिंता के। ये भी हमारी आदत का हिस्सा नहीं है। हम लगातार जंग में रहने वाले लोग रहे हैं, एक ही चीज खाएंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा खाएंगे। ये खून में शामिल है और लड़ना है, उतरना है, दोबारा वापस जाना है, ये भी खून में शामिल है। तो इसीलिए ये नहीं बल लगातार देश की आजादी की लड़ाई हो, उसमें भी ऐसे ही हुआ कि हजारों लोग जलियांवाला बाग में 10 मिनट भी गोली नहीं चली और 1100 लोग तो सरकारी रिकॉर्ड है कि उसमें कत्लेआम में शहीद हो गए और जो जख्मी हुए वो हजार हुए। तो इसके बाद अंग्रेज सोचते थे इतने बड़े कत्लेआम के बाद पंजाब की जनता सब सीख लेगी कि सरकार के साथ टक्कर नहीं लेना, सरकार के साथ माथा नहीं लगाना। पर वो नहीं जानते थे कि वो पठान हुए, पंजाब के लोग हुए, मरना मारना हमारे खून में शामिल है। हम उसके बाद भी पंजाब में ऐसा नहीं, एक महीना भी मार्शल लॉ लगा रहा, तब भी अंग्रेज सरकार का खिलाफ बंद नहीं, लगातार लड़े और जब तक अंग्रेज बोरिया बिस्तरा समेट कर जहां से निकल नहीं गए तब तक वो लड़ाई जारी रही। इसलिए वो जिक्र आता है कि आबादी का, देश की आबादी का, पंजाब की आबादी सिर्फ 2% है जो सिख पॉपुलेशन है। और जो कुर्बानियां हुई, जो देशभक्त फांसी लगे, जिनको उम्र कैद हुआ, जिनका घर जब्त हुआ, उनको जोड़ा जाए तो उनकी संख्या देश की कुल संख्या में
75 से 80% के बराबर जाती है सिर्फ पंजाब वालों। तो इस बात को मोदी भूल गए, इस बात को इंदिरा गांधी भी भूल गई जब इमरजेंसी लगाया, और जब देश की बड़ी बड़ी पार्टियों ने घुटने टेक दिए थे उनके सामने, तब भी पंजाब ने एक मोर्चा लगाया था कि यह लोकतंत्र का कत्ल है, लोकतंत्र की हत्या है और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। वो मोर्चा तब तक चला था जब तक इमरजेंसी खत्म नहीं हो गई और 77 वाले इलेक्शन नहीं हो गए। इंदिरा गांधी की और उसके खरूद करने वाले बेटे संजय गांधी तक की सबकी जमानतें जब्त नहीं हो गई। तो 18 महीने वो एजुकेशन चला और 45,000 लोग गिरफ्तारी देकर जेलों में गए पंजाब के। सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही स्टेट पूरी इमरजेंसी में लड़ी थी और नेस्तनाबूद कर दिया था कांग्रेस को। नॉर्थ इंडिया में दीवा नहीं जलता था कांग्रेस का, जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक वो साफ हो गई थी। ये बात भी मोदी भूल गए। फिर ये मतलब इसके बावजूद उन्होंने ये सोचकर हमला किया कि शायद अब हमारा डीएनए बदल गया, शायद हम पहले जैसे लड़ने वाले नहीं रहे होंगे। मगर हम गुरु नानक देव जी की धरती के लोग हैं, उनका एक कहना था, उनका एक शब्द है, वो पंजाबी में आपको समझ नहीं आएगा। उनका है कि यहाँ दूसरे जैसे तपस्वी लोग और संस्थाएं हुई हैं कि समाज को छोड़ दो, हंसना नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, जंगल में जाकर तपस्या करो, तब मुक्ति मिलेगी, तब परमात्मा दर्शन देंगे। मगर गुरु नानक देव जी ने ऐसे ही कहा कि हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, लड़ते हुए ऐसे ही मुक्ति मिलती है। समाज छोड़ने से, दुखी होने से, परेशान होने से ऐसे आप लड़ाई जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते और मुक्ति भी नहीं मिल सकती आपको। तो ये बात हमारे खून में है, इसलिए मोदी मीडिया ने बड़ा प्रचार किया कि ये पंजाब वाले एजुकेशन नहीं कर रहे, ये तो जहाँ पिकनिक मना रहे हैं, ये तो जहाँ अच्छा अच्छा खा रहे हैं, बढ़िया इन्होंने घर बना लिए हैं, इनके पास कूलर है, इनके पास पंखे हैं, जहाँ तो पिज्जा बन रहा है, लंगरों में बादाम वाली, खीर वाली, काजू वाली खीर बन रही है। तो जब वो भूल रहे थे कि हम किसान हैं, अगर हम देश को खिला सकते हैं पैदा करके, तो हम खुद भूखे नहीं रहते और हम भिखमंगे भी नहीं है। हम ऐसे ही लड़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं 2 दिन की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई दमखम से लड़ी जाती है। सब जानते हैं फौजियों की, सैनिकों की खुराक कैसी होती है, अच्छी खुराक उनको दी जाती है ताकि वो स्वस्थ रहे और जरूरत पड़ने पर जबरदस्त तरीके से लड़े। सो इस लड़ाई ने हमको सैनिक बना दिया, हम सैनिकों जैसी तैयारी के साथ आए और पहली बार 15 तारीख को देश की सरकार को ये पता चला कि ट्रैक्टर सिर्फ खेती करने की मशीन नहीं है, वो टैंक जैसे लड़ने की मशीन है। टैंक है वो किसान का। इसीलिए जितने बड़े बैरिकेड सड़कों पर लगे थे, बोल्डर कितने 5-5 टन के कंक्रीट के बोल्डर, बैरिकेड चेन से, लोहे की जंजीर से बांध के, मगर जो तैयारी हमारे नौजवानों ने की थी उसके आगे वो सब धरे रह गए। हमारे पास 60-60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर है, टोचन किया पूरा बैरिकेड समेट के लिए, आज तक किसी एजुकेशन नहीं हुआ। टोचन किया, जो बोल्डर उन्होंने हमको रोकने के लिए लगाए थे, आप में से जो भी बॉर्डर पर गए हैं आज वो देखेंगे, उनको हंसी आएगी। वो हमने अपने बैठने के लिए घर की दीवार बना ली है, उनके अंदर खाना बना रहे हैं आराम से बैठ के, जो हमारे रोकने के लिए कंक्रीट के ब्लॉक लगाए थे, वो आज हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। तो इस बात को वो भूल गए कि इस बार वास्ता किसानों से है, वो हमला कर सकते हैं। मतलब जो मिनोरिटीज हैं उन पर उन्होंने हमला किया, क्रिश्चियनों पर हमला किया, मुसलमानों पर हमला किया, डराया, कत्ल किया। ऐसे ही वो सोचते थे कि वो किसानों को भी डरा सकते हैं, जो आरएसएस के गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे हैं, वो दंगा करवा सकते हैं। मगर वो माहिर थे आरएसएस वाले हिंदू मुस्लिम के, उनको वही ट्रेनिंग थी हिंदू मुस्लिम में लड़ाना कैसे है। ये किसानों वाला जो सवाल है, ये क्वेश्चन
उनके सिलेबस से बाहर था, वो हमको नहीं जानते थे। जब हमारे साथ वास्ता पड़ा तो फिर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सिख भी मोर्चे पर हैं, हिंदू किसान भी मोर्चे पर हैं, मुस्लिम किसान भी मोर्चे पर हैं, क्रिश्चियन भी हैं। और हमारे मंच से जहाँ गुरबाणी का सुबह पाठ होता है, हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाता है और नमाज भी अदा की जाती है, तो किसको किसके साथ लगाओगे। इसलिए मुजफ्फरनगर जो 15 से 20 लाख लोगों की बड़ी महासभा थी, उसमें जो नारा दिया गया कि तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। और क्या हुआ आपने देखा सुना होगा, स्टेज से किसान नेताओं ने कहा अल्लाहू अकबर, तो नीचे से जवाब था हर हर महादेव। यह सबसे बड़ी परेशानी है इस सरकार के लिए कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकती, हिंदू सिख नहीं कर सकती, सारे लोग एक ही मोर्चे पर हैं। और आप मोर्चे पर जाएंगे सिंघू के मोर्चे पर, तो वहां जो पंजाब के मुस्लिम हैं, मलेरकोटला के पंजाबी मुसलमान, वो शुरू से चाय और कॉफी का लंगर चला रहे हैं। लंगर की परंपरा सिखों की है, ये तो लोग जानते हैं, मगर मुस्लिम लोग लंगर चला रहे हैं और थके नहीं। वो भी बोलते हैं कि मामला सिर्फ सिखों का नहीं है या कोई सिर्फ किसानों का नहीं है, पूरे लोगों की लड़ाई है। और हमारे छोटे व्यापारी, पंजाब के छोटे दुकानदार, वो पैसा इकट्ठा करके, राशन इकट्ठा करके मोर्चों पर आए, पैसा जमा कराया मोर्चे को। लड़ाई को कमजोर मत होने देना, पैसे की जरूरत होगी हम आपके साथ हैं, राशन की जरूरत है हम आपके पीछे हैं, हम आपको लगातार सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही हरियाणा के एक एक गांव ने किया, एक एक गांव से 5-5, 7-7 हजार लीटर दूध 2 दिन में इकट्ठा करके और उसको ठंडा करके मोर्चों पर वो लेके आके बांटते हैं। मोर्चे पर चले जाओ, जाने आने का खर्च होगा तो दूसरी बात है, मोर्चे में 10 दिन रहो, हफ्ता रहो, 15 दिन रहो, मोर्चे पर आपका 1 भी रुपया खर्चने की जरूरत नहीं। वहाँ हर चीज फ्री है, खाना फ्री है, रहना फ्री है, किताब फ्री है, जो चाहिए, जहाँ तक कि कंबल, जुराब, गर्म कपड़े, बिस्तरे, ये सब चीजें फ्री थी और फ्री हैं। इस बात से सरकार बहुत परेशान है। वो सोचते थे 22 जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं की आंदोलनकारियों से। क्यों? क्योंकि 22 की मीटिंग में जब हमने मना कर दिया कि हमको कोई संशोधन नहीं चाहिए, हम ये कायदे रद्द कराने के नीचे बात नहीं करेंगे, तो नरेंद्र तोमर ने कहा था कि ठीक है, आपने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड अनाउंस किया है, आप अपनी परेड की तैयारी करो, हम अपनी परेड की तैयारी करते हैं। तो तब तो हम नहीं समझे, पर 26 को हमको समझ आ गए। उनको लगता था कि वो 26 जनवरी को गड़बड़ करवा के, सांप्रदायिक दंगा करवा के वो हमारे इस एजिटेशन को तोड़ देंगे। उन्होंने किया भी, क्योंकि वो जानते थे जितने ट्रैक्टर बॉर्डर पे आ गए थे, अगर शांति से वो परेड चलती तो परेड 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, वो 4 या 5 दिन में ट्रैक्टरों की टर्न आती चलने की सड़क पे। इतने ट्रैक्टर थे वहां पे। और उस दिन भी जब ये गड़बड़ उन्होंने लाल किले पर अपने एजेंटों के द्वारा करवाई, तब भी हम मोर्चे के बॉर्डर पर थे। शाम को जब अंधेरा होने लगा 5:30 बजे, तो हमने जबरदस्ती अपने ट्रैक्टरों को दिल्ली इंटर करने से रोका, जो लाइन लगी हुई थी, कि अब अंधेरे में ये आरएसएस के कायर लोग ये गड़बड़ कर सकते हैं, ये पेट्रोल बम फेंक सकते हैं, ये आग लगा सकते हैं, और उसका इल्जाम भी हमारे सर लगाएंगे, जैसे शहीद बाग के बाद किया। दंगा भी आरएसएस ने किया और टारगेट भी मुस्लिम कम्युनिटी को किया। दंगाकारी आज भी बीजेपी के नेता हैं और छाती चौड़ी करके घूमते हैं, और जो विक्टिम थे उन्हीं पर केस बनाए गए। ये हम जानते थे, उनका जो ये किरदार है उससे हम वाकिफ थे, इसलिए हमने लोगों को कहा नहीं जाएंगे। तो उनको लगता था इससे हिंदू सिख हो जाएगा, इससे वो बोलेंगे कि ये सिख किसान खेती कानूनों के लिए नहीं आए, ये तो खालिस्तान बनाने के लिए आए हैं। हरियाणा के किसानों में कुछ असर हुआ, पर हम सब ने
27 को उनसे बात किया कि देखो किसान संगठनों का काम नहीं है, सरकार के कुछ एजेंटों का काम है कि उनको लगे कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सिखों का या अलगाववादियों का आंदोलन है। वो 1 या 2 दिन की मेहनत के बाद उन लोगों को समझ में आया कि बात ठीक है, तो उसके बाद वो सोचते थे अब बात नहीं करेंगे, सरकार सोचती थी। अब ये लोग थक के चले जाएंगे वापस, इनका राशन खत्म हो जाएगा या इनमें निराशा फैल जाएगी, मगर अब वो खुद निराश हो रहे हैं। आरएसएस अंदर खाते बोल रही है, पहले वो कहा करते थे 800 सालों के बाद हिंदू राज आया है देश में, तो हिंदू राज नहीं था, आज साफ हो गया 7 साल के बाद। वो कारपोरेटर के पिट्ठुओं का, सांप्रदायिक तत्वों का और फासिस्टों का राज था। देश की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है और जो भी प्रधानमंत्री बनता रहा है वो सारे हिंदू थे, ये अकेले हिंदू नहीं है। हिंदुओं के नाम पर वो फासिस्ट एक राज कायम करना चाहते थे। तब उनको लगता है कि ये मोदी ने तो गड़बड़ कर दी, जितनी बदनामी बीजेपी की हो गई, जितनी पॉपुलैरिटी गिर रही है, ये लुटिया डुबो देगा मोदी। तो हो सकता है मोदी की छुट्टी हो जाए, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हो नहीं सकती, क्योंकि अब जाके 8 महीने के 9 महीने के बाद आरएसएस का किसान संगठन है, जो भारतीय किसान संगठन, उसने 31 जनवरी तक नोटिस दिया, एमएसपी का कानून नहीं बनाओगे तो हम 8 सितंबर को धरना देंगे। 2 ही अर्थ हो सकते हैं, एक है कि सरकार पीछे हटना चाहती है, तो संयुक्त किसान मोर्चे से बात करने की बजाय वो अपने दुम छल्लों से बात करके क्रेडिट उनको देना चाहिए। दूसरी हो सकती है, सरकार की इतनी बदनामी हो रही है कि वो अपने आदमियों को भी एजिटेशन में आगे आने को लिए बोले और फिर कहे कि बीजेपी का कसूर नहीं था, आरएसएस का कसूर नहीं था, ये तो मोदी और शाह वगैरह लोग थे। सारा जो उसका मतलब नतीजा है इन लोगों पर डाल के वो बचने की कोशिश करें। पर अब इंडिया के किसानों की आंखें खुल चुकी हैं। अब बात ना 3 खेती कानूनों की रही है, ना बात सिर्फ आज कुछ और मांगे थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के नाम पे किसानों को जुर्माने और सजा देना, ऐसी बातें। अब बात बढ़ गई है, अब मॉडल पे बात आ गई। विकास का क्या अर्थ है? विकास का क्या ये मतलब है कि रोजगार कोई नहीं रहे देश में, देश का मजदूर, उसके सारे हक छीन लिए जाएं, उसको बाउंडेड लेबर बना दिया जाए कारपोरेटरों का, छोटा व्यापार तबाह हो जाए, छोटे दुकानदार तबाह हो जाए, छोटी इंडस्ट्री तबाह हो जाए, हर जगह हर चीज कारपोरेट कंपनियों के हवाले कर दी जाए। वो देश के हो या विदेश के, जितने भी नेचुरल रिसोर्स है देश के, वो तेल है, गैस है, लोहा है, कोयला है, एल्यूमिनियम है, तांबा, जो भी है, वो पहले तो मिट्टी के मोल कहा करते थे, रेता तो बहुत महंगा हो गया है, वो भी माफिया के पास चला गया। अब मिट्टी के मोल नहीं, अब ये बोलिए कि लूट उनकी मचाई जा रही है, ये उनको जो सब चीजें उनकी झोली में डाल रहे हैं और वो इनको पैसा देके इलेक्शन जितवा रहे हैं। ऐसे नहीं कि मोदी जी पुरोहित थे और अडानी जी जजमान थे उसके, और उसने 15,000 करोड़ रुपया सिर्फ मोदी के प्रचार पे पिछली इलेक्शन में फूंक दिया। हवाई जहाज भी उसका, पायलट भी उसका, तेल भी उसका, रात हवाई अड्डे पर ठहरने का चार्ज भी अडानी भरेगा, पूरे अखबारों में, चैनलों में मोदी मोदी कराना है, उसका एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी वो देगा। इतने पैसे के बाद कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा तो वो सम्मानित प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो अडानी का सेवादार है, उसका गुलाम है। वो कान पकड़ के जो कहेंगे इसको करना होगा। अब ना अदालत सम्मान जोग है, ना सरकार, अब एकदम नंगे चिट्टे दल्ले हैं ये, और इसीलिए इन्होंने लोकतंत्र को ताक पर रख दिया। कोई सुधार का सत्कार नहीं, आदर नहीं है उनके मन में। वो कहते हैं कि बस और आगे चला, किसान आंदोलन ने ब्रेक ना लगा दी होती
तो क्या होता, ये संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में तैयार हुआ था, इसको रद्द करके मनुस्मृति को संविधान बना देंगे। वो डॉक्टर घूम रहा है सोशल मीडिया पर, पुराना सारा वो लाना चाहते हैं ब्राह्मणवाद, जिसके खिलाफ देश के लोग सैकड़े सालों से लड़ रहे हैं, समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, उसको खत्म करना चाहते हैं। और लोगों में जातीय आधार पे फूट डाल के, बांट के, इसको पूरा दोबारा कंपनियों का गुलाम बनाना, इस आंदोलन ने लोगों की आंखें काफी खोल दी। ऐसे भी लोग पहले नहीं जानते थे, पर जितना वो जो आयरन हेड बोलते हैं कि बड़े सख्त हैं, मोदी जी ने जो कह दिया वो करेंगे, तो बहुत छोटे संगठन दबाव में आ गए थे। पार्टियां सरेंडर कर चुकी थी। इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, कांग्रेस से लेकर शरद पवार, शिवसेना, कोई भी हो, कोई भी खुल के सड़क पे नहीं आया किसानों के हक में। हालांकि उनको राजनीतिक फायदा होना था। क्यों नहीं आए? वो जानते हैं कि ऐसा खुल के आ गए तो वो जो आका है कारपोरेटर, वो नाराज हो जाएंगे, इलेक्शन के लिए चंदा नहीं देंगे, तो हम तो मतलब बर्बाद हो जाएंगे। अपने पास से कोई नेता पैसा लगाकर इलेक्शन नहीं लड़ता। पैसा लगाकर लड़ते होते तो हर इलेक्शन के बाद उनकी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ती ना जाती, तब हो सकता उनकी जमीन जायदाद बिक जाती हारने वालों की। पर पूरा पैसा बीजेपी को अगर 90% मिलेगा तो एक एक वोटी सबको मिलती है। हर कुत्ते के मुंह में कोई वोटी है, वो भौंक नहीं सकता। ट्वीट करने से आगे नहीं चले, ट्वीट करने से आगे, ट्वीट करने से कोई आंदोलन नहीं लड़ा जाता, ट्वीट करने से आंदोलन नहीं जीते जाते, ट्वीट करने से कोई आजादी नहीं मिली थी। वो चाहे कोई भी देश हो, लड़ना पड़ता है मैदान में आके, सड़क पे उतर के। वो नहीं लड़ने को तैयार। इसीलिए अब लोकतंत्र को बचाने का जो फर्ज है, जो काम है, जो देश को बचाने का काम है, जो समाज को बचाने का काम है, ये किसानों मजदूरों के कंधे पर आ गया है पूरे का पूरा। तो पार्टियां डिफेक्ट हो चुकी हैं। यूपी में इतना बड़ा कट हुआ किसानों का, चैलेंज किया, आपकी सरकार है, आपके पास खजाना है, साधन है, चैलेंज कबूल करो। किसानों की इतनी बड़ी रैली बीजेपी करके दिखाए तो जानेंगे। जिस रैली में किसान अपनी जेब में 100-100, 50-50 रुपया अपने पास से खर्च के, अपना काम छोड़ के, अपने व्हीकलों का इंतजाम करके दूर दूर से पहुंचे। 2 दिन पहले पहुंचना शुरू हो गए थे। मुजफ्फरनगर के सबसे बड़ा मैदान भी उस रैली को झेल नहीं सका। नतीजा हुआ कि पूरा मुजफ्फरनगर शहर रैली सफल बन गया था। करके दिखाओ ऐसा। इसके आगे जयप्रकाश नारायण का वो आंदोलन भी संपूर्ण जाति वाला फीका पड़ गया है, क्योंकि वो संपूर्ण जाति नहीं थी। अन्ना का आंदोलन जनता का आंदोलन नहीं था। वो कारपोरेटर कांग्रेस की बजाय एक नया पार्टी बीजेपी को लाना चाहते थे। वो जानते थे कि यूपीए की सरकार कई पार्टियों की मिलीजुली सरकार है, उन पर दबाव रहता है। अगर कुछ सख्त फैसला लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, कुछ पार्टियां सपोर्ट वापस ले लेंगी। इसलिए ऐसी सरकार लाओ जिसके पास मुकम्मल मेजॉरिटी हो और उसके जरिए वो सारे काम करवाओ जिनके लिए साम्राज्यवाद ने, उनकी संस्थाओं ने, वर्ल्ड बैंक ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने, और बाद में 1995 में WTO ने जब समझौते के बाद बनी, तो अब नीतियां देश की दिल्ली में तय नहीं होती, वाशिंगटन या जिनेवा में तय होती हैं। हिंदुस्तान कैसे चलेगा? वहां तय हो गया कि सरकार हर काम से बाहर आएगी। ये सीक्रेट कार्ड है उनका, गुप्त समझौता है लोन लेने के लिए, बने रहने के लिए। और उसको 15 साल दिए गए थे 92 में। 2007 तक आप जिनको वो आर्थिक सुधार बोलते हैं, जब मेरा समय खत्म हो जाए मेरे को बता देना। अब मैं शुरू हो गया हूँ, लंबा तो बोल सकता कोई बात नहीं, तो रोक लूंगा। तो तब मैंने बोल दिया था जब USSR टूट गया कि अब सोशल सिक्योरिटी देने की, अब सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करने की
कोई जरूरत नहीं है। वो सामाजिक सुरक्षा की नीति वो हम पर तर्ज करके नहीं लेके आए थे, इसलिए लेके आए थे पहली संसार जंग के बाद दुनिया के छठे हिस्से के बराबर सोवियत यूनियन में क्रांति हो गई, तो सबसे बड़ी आबादी वाले चीन में क्रांति हो गई और सबसे बड़ी आबादी वाले देश के साथ साथ पूर्वी यूरोप के 12 देश हाथ से निकलकर सोशलिस्ट ब्लॉक बन गया। तो फिर लगा कि अब कुछ नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में लाल वोटे का राज होगा, लाल झंडे का राज होगा, समाजवाद आएगा पूरी दुनिया में। इसलिए केन्स जैसे जो उनके अर्थशास्त्री से कहा कि कुछ करो, लोगों को रोको, सोचो पूंजीवाद आपके बारे में बहुत सोच रहा है। इसलिए ये पेंशन मिलेगी रिटायर होने के बाद, एजुकेशन हेल्थ फ्री होगा, पानी की सप्लाई होगी और अनाज का इंतजाम होगा, ये होगा वो होगा, ये बातें तब आई थी। और जब ये सोवियत यूनियन टूट गया तो उसके बाद देखते हैं कि पूरी नीतियां दुनिया में पलट गई। तब कहा कि सोशल वेलफेयर फंड पर 35% का कट लगाओ। आज कहा गया है कि सरकार सिर्फ 3 डिपार्टमेंट 4 चलाएगी, एक पुलिस, एक फौज, एक न्यायपालिका, एक करेंसी और विदेश नीति। इसके अलावा कोई नहीं, शिक्षा नहीं, इलाज नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई सोशल वेलफेयर का काम नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई खनिज नहीं, जो खनन का काम, ये सारा प्राइवेट कंपनियों को सौंप दो। 75 साल से 73 साल से हमारे पैसे से हमारी जमीनों पर जो डेवलपमेंट हुई, जो अदारे खड़े, जो डिपार्टमेंट खड़े हुए, वो ऐसे बेचे जा रहे हैं जैसे मोदी के या अमित शाह के बाप की जायदाद हो। वो हमारी जायदाद है, उनको बेचने का कोई हक नहीं। सरकार लोकतंत्र में राजा नहीं होते, वो केयर टेकर होते हैं, देखभाल करने के लिए निगरान होते हैं। तो ऐसी सरकार जब देश को ऐसी तबाही की ओर ले जा रही हो, तब ये आंदोलन ने एक नया रोशनी दिया है जनता को, किसान आंदोलन ने, कि लड़ा जा सकता है, पूंजीवाद को हराया जा सकता है और डेवलपमेंट का एक नया रास्ता, प्रो पीपल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें किसान मजदूर को सेंटर में रख के पॉलिसियां बनेगी, कैसे उनकी दशा सुधरे, कैसे उनका जो कारोबार है कितना वो लाभकारी हो, कैसे वो कर्ज से मुक्त हो, कैसे उनके बच्चे अच्छा पढ़ सके और रिटायरमेंट की उम्र आने पर हर जो किसान मजदूर है उसको सम्मानित ढंग से जीने का हक कैसे मिले, कैसे पेंशन मिले। ये मॉडल हमको लाना है, इस मॉडल को हराना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बात आगे बढ़ गई है। आंदोलन लंबा भी हो, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया। मेरा दिल करता था मैं 2 घंटे भी आपके साथ ऐसी बातें करता, मगर मैं बात खत्म करूंगा। और भी वक्ता है, एक बात लास्ट में एक शेर से खत्म करूंगा कि सरकार कितना भी सख्त कहे, मतलब उसको हारना है। रात कितना भी करे अपनी फसीलों को बुलंद, धूप निकलेगी आंगन में उजाला होगा। इसी नीति के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, सत्या की, सत्या की, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।